Yes, boss, how are you? I hope you are doing well. I am also fine and I hope your preparation is in the right direction. इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और एक क्या बोलूँ मैं प्री कंडीशन के साथ यस कि आज मेरा गला बिल्कुल सोर है और बैठा हुआ है, तो आज थोड़ी पिच लो रहेगी और मस्त होके, लेकिन फिर भी अपन काम करने वाले हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे आप। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर था, पहले ही दे दिया मैंने, क्योंकि कहीं लग सकता है आपको कि सर की बात आज दब दब सी रही है, क्यों दब रही है, आज हमारी सुनवाई कम हो रही है। कोई बात नहीं, अगर कहीं कोई चीज़ आपको क्लियर ना हो तो मेरे को क्वेरी कर लेना, व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। बट एनीवेज ऐसी कोई सिचुएशन आएगी नहीं। मेरे साथ ज़्यादातर ये होता है, जब मैं क्लास में आता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ और क्लास से बाहर बहुत स्ट्रगल कर रहा होता हूँ। तो मैं आ गया हूँ अब तुम लोगों के साथ। आई होप कि आई विल बी फाइन एंड द थिंग्स विल रिमेन लाइक एवरी डे इट हैपन्स विद अस। ओके, सो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के छठे लेक्चर में हैं। when we are in the sixth lecture, so now we are ready to complete, and of course our lectures are small, not that huge 6 lectures 5 lectures, yes, 1.5 घंटे पौने 2 घंटे 2 घंटे के लेक्चर्स हैं। इससे ज़्यादा के मैं लेक्चर रखूंगा भी नहीं। पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं कंसिस्टेंटली इसको मेंटेन कर रहा हूं और करूंगा। मेरे लिए मुश्किल होता है क्योंकि मुझे 1.5 घंटे 1 घंटे 40 मिनट 1 घंटे 45 मिनट में सेशन कंक्लूड करना होता है और कोई चीज़ जो चल रही होती है उसको भी कंक्लूड करना होता है। इट्स नॉट दैट ईजी। एट द सेम टाइम व्हेन देयर आर challenges टू कंप्लीट द सिलेबस, जस्ट टू कम फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, आई विल नॉट स्पीड अप लाइक आई विल नॉट रैट रेस में मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप डेली होमवर्क करें, मैं जितना आपको दे रहा हूँ आप उतना करें, और मार्क माई वर्ड्स, देखो गला अपना काम कर रहा है, ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपकी स्पीड वैसे ही बहुत फास्ट हो जाएगी, लेकिन इस चैप्टर तक व्हेन वी आर इनटू द थर्ड चैप्टर टीवीएम वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, और यहाँ तक आपको इसी स्पीड से ग्रास्प करना है, कंसोलिडेट करना है और बढ़ना है आगे। आज से हम शुरू कर देंगे अपने बड़े क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ यू आर रेडी टू मूव टू द, अभी भी जा सकते हो, अभी भी शुरू कर सकते हो, लेकिन एक लास्ट फंडा बता के जाऊंगा, फिर जो कुछ छोटे मोटे बच्चे होंगे वो क्वेश्चंस में आएंगे, मैं वहीं पे उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। 99% चीजें हमने कवर कर ली हैं जो सिलेबस में है, जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आप बड़े क्वेश्चन भी बड़े आराम से लगा सकते हो, तो आज प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन का। लेकिन इन द मीन टाइम बिफोर आई स्टार्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको करना है। वैसे शुरू करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप मुझे जवाब दोगे। फंडा नंबर कितना होगा जरा मुझे सारे बच्चे बता दीजिए। आई होप 24 होगा, एंड दैट विल बी अ न्यू CAPM। ध्यान से सुनो, CAPM अप्रोच आपको बताया था क्या कि सर इक्विटी के कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के कई अप्रोच मैंने बताए थे, डिविडेंड अर्निंग्स, डिविडेंड प्लस ग्रोथ, अर्निंग्स प्लस ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद एक और भी है, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच है, उसको मैं आगे करवाऊंगा, आपको क्वेश्चन के साथ करवाऊंगा। एक CAPM अप्रोच है, CAPM अप्रोच की मैं बात कर रहा हूं। फुल फॉर्म क्या होता है सर वो भी बता दो। नोट करते रहना, नोट्स बनाते रहना भाई, बहुत जरूरी है। नोट्स की कॉपी, प्रैक्टिस की कॉपी अलग अलग होनी चाहिए, ये सब क्लियर है ना, तभी खेल में मजा आएगा। कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल। अब कई बार लोग कहते हैं कि सर ये तो आपको पहले ही बता दिया जाता है, क्लास शुरू होने से पहले हम लोग बता देते हैं आपको कि ये CA फाइनल का टॉपिक है। CA फाइनल में इस पे लंबे लंबे सेशन लगते हैं, बट यहाँ क्यों है, क्योंकि यहाँ कुछ, बिकॉज आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हो तो कुछ बेसिक कैलकुलेशन तो आपको पता ही होना चाहिए ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो निकलेगी तो हर अप्रोच से निकलेगी, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इस अप्रोच से निकलती कैसे है। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, उसके लिए आप CA फाइनल में जाके एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या जो ओल्ड कोर्स में लोग स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते थे उसके अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वहां बात करेंगे, बट कुछ चीजें तो यहां भी जाननी जरूरी होगी ना, नहीं तो क्या होगा कि क्या आज़ादी का मतलब वो 3 थके हुए रंग होते हैं जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कुछ खास मतलब होता है। बच्चा अंधेरे में रट्टे पे तीर लगाता रहेगा, अपने को जचता नहीं, अपने को पचता नहीं, ठीक है। अब मैं छोटी छोटी बात करूंगा जो मैंने पहले ही आपसे बताई, सवाल करूंगा, आप मुझे जवाब देंगे, सोच के जवाब देंगे। आपको ना किसी सेशन में पीछे जब मैं वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी पढ़ाने से पहले TVM में कहीं बीच में जब इंटरेस्ट की बात हुई थी, इंटरेस्ट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की बात हुई थी, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की बात हुई थी, शेयर होल्डर के एक्सपेक्टेशन की बात हुई थी, तो वहां मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बताए थे
इंटरेस्ट रेट हम कैसे तय करते हैं, कैसे फिक्स करते हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ग्राफ भी बना के सिखाया था आपको बहुत कुछ, एक जस्ट लाइक इकोनॉमिक्स आपको वो सब चीज़ें करके दिखाई थी, कैसे कैसे हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। टेस्ला का एग्जाम्पल लिया था, मेरे 2 करोड़ रुपए में कार खरीदने जा रहा था, कुछ पुराने पाप याद आए? नहीं। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पीछे के नोट्स पलटो भाई, नोट्स पलटो और जाके देखो जरा, वहां पे आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था? मैंने कहा था सर रिस्क फ्री रियल रेट करवाया था, फिर बताया था रिस्क फ्री नॉमिनल रेट, और एक बात और बताई थी बताते हुए कि देखो रिस्क फ्री तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं, सांस भी नहीं, पानी भी नहीं, रिस्क फ्री तो कुछ भी नहीं है, बट फिर भी अजम्पशंस होते हैं, रिस्क फ्री रियल रेट और रिस्क फ्री नॉमिनल रेट, ठीक है, बताया था। फिर आपको बताया था रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट बताया था, रिस्क एडजस्टेड रियल रेट बताया था, बोलो यस और नो। अब बारी आ गई है उस रेट को यूज करने की, सीएपीएम मॉडल के अंदर समझदारी को, उस अंडरस्टैंडिंग को यूज करने का टाइम आ चुका है अब, और आप यूज कर रहे हैं मित्र, ठीक है मित्रों, ओके। देखो गला ऐसे ही बीच बीच में थोड़ा सा चोक होगा, मतलब रुक जाएगी बात, कोई अटक सी जाएगी, अगर कहीं कोई अटक गई हो और आपको नहीं समझ में आई हो, आज के लिए सॉरी यार, हाथ जोड़ के, ठीक है, आज बहुत मुश्किल है, मतलब स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो ऐसे ही था ना, कल वो रावण वावण दहन सब हो रहा था, सब इधर उधर चल रहा था कुछ, तो धुआं हुआ कुछ ज़्यादा ही हो गया है, और क्लासेस भी ली हैं और बहुत सारी रिकॉर्डिंग करी हैं, तो और मौसम भी चेंज हो रहा है, तो थिंग्स आर मूविंग। यस, रिस्क फ्री रियल रेट मैंने क्या बताया था, या नॉमिनल रेट? यहां बताया था रियल रेट वो है जो बिल्कुल रिस्क फ्री है। मैंने कहा था गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करी थी, यहां पे एक बॉन्ड की बात करी थी। फिर भी मैंने कहा था देखो रिस्क फ्री तो पूरी तरह से कुछ भी नहीं हो सकता है, एफडी की बात करी थी, तो वो सर नॉमिनल रेट होता है जिसमें सर हम इन्फ्लेशन जोड़ लेते हैं, तो ये वो रेट है बेसिकली, आरएफ बोल लो, आरएफ, इसको हम कोड करेंगे आरएफ, जहां रिस्क और इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ होता है। मतलब इतना तो कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी लो, वो भी थोड़ा बहुत रिस्की होता है, ठीक है, बॉन्ड्स लो, कोई डिपॉजिट करो, कोई ऐसा गारंटेड, ऐसा जो जहां की गवर्नमेंट की गारंटी हो, जहाँ एफडी हो, वो भी खास करके नेशनलाइज बैंक्स में एफडी लगाओ, तो वो उसके जो रेट मिलते हैं ना, कैसे मिलते हैं, 6%, 7%, ऐसा 5%, ऐसे रेट्स होते हैं। ये रेट क्या होता है, रिस्क फ्री हम मान के चलते हैं, ये तो रिस्क फ्री है। लेकिन जो बंदा मार्केट में पैसे लगा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगा रहा है, सेंसेक्स पे, निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर रहा है, ग्रो ऐप पे पैसे लगा रहा है, बताओ वो रिस्क फ्री रेट के लिए जा रहा है? बोलो ऐसा है, आप रिस्क नहीं ले रहे हो। स्कैम 92 का एक फेमस डायलॉग है हर्षद मेहता का, कि रिस्क है तो इश्क है, मैं क्लास में कई बार यूज करता हूं, है ना, रिस्क है तो इश्क है, मतलब मार्केट में पैसे लगाने वाले को रिस्क से इश्क है। और जब मैं रिस्क एडजस्टमेंट की बात करी थी तो मैंने यहां पे रिस्क प्रीमियम की बात करी थी, बोलो यस सर नो। फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए एडिटिव मॉडल एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल आपको सिखाया था, कैसे हम इनको कैलकुलेट करते हैं, यस और नो? यस सर, आपने वो भी सिखाया था, मैंने सिखाया था, ठीक उसी की बात मैं अब करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनो। मतलब एक तो हो गया, एक एलिमेंट हो गया आपकी लाइफ में, जब आप मार्केट में पैसे लगाते हो तो आप क्या चाहते हो, देखो भैया ऐसा है, ये रिस्क फ्री रेट जो भी हो से 6%, एग्जाम्पल 6%, ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, ये तो मेरे पिताजी का है, ये तो पप्पा ने मेरे नाम से लिख दिया है, ये तो चाहिए ही चाहिए। और क्या चाहिए तुमको सर? और चाहिए रिस्क प्रीमियम चाहिए, और ये मैं देखूंगा कि जिस कंपनी में मैं पैसे लगा रहा हूं वो कितनी रिस्की है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, एक स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी, बड़े सारे एनालिस्ट इसके बारे में बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आजकल मार्केट में बातें कर रहे हैं। सुनना जरा, 2 मिनट सुन लेना, ध्यान से सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये मॉडल आपको मैं समझा के ही घर भेजूंगा, चिंता ना करो, कैलकुलेशन भी समझ में आएगी, ठीक है। ये देखो किधर गया, आज कैसा चल रहा है मार्केट, आज तो, कल तो बहुत बुरा हाल था बॉस, आज जो भी है, ये देखो सुजलॉन एनर्जी, ये मार्केट है, ये एक शेयर है, मैंने ऐसे ही इस पे ना ट्रेड करना थोड़ा थोड़ा शुरू किया बाद में। इसके ना फिनेंशियल्स पे अगर जाओगे ना, ये कंपनी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मार्केट फोर्सेस ने बुल एंड बियर के बीच में ये फंसा हुआ है बेचारा, कोई बहुत फाइनेंशियल अच्छे नहीं है,
ठीक है। डेप्ट इक्विटी रेशियो देखो 1.76, मैं नहीं कहूंगा ये अच्छा है, बोलो एक या एक से नीचे डेप्ट इक्विटी अच्छी होती है। ये क्या है, कर्जे वाली कंपनी है यार, भयानक, मतलब 1.25-2 के आसपास डेप्ट इक्विटी रेशियो है इसका, मतलब डेप्ट पे ज़्यादा भरोसा है इनको इक्विटी से। लेकिन पीबी रेशियो भी ठीक ठाक ही है, कोई बहुत अच्छा तो है नहीं, बहुत ज़्यादा है पीबी रेशियो। मैंने आपको बताया था कि 3 या 1 से नीचे हो तो और अच्छा, मैक्सिमम 3 तक हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, 4-5 तक भी कर लेते हैं, उससे ऊपर जाना तो खतरनाक है यार। अनस्टेबल कंपनी है, अनस्टेबल कंपनी है ये, ठीक है। लेकिन क्या है इसमें रिस्क, मतलब इसमें बहुत सारा रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है। अब देखो इसमें रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छी है, इसका जरा देखना, जरा फ्लक्चुएशन देखना, कमाल ही है ये तो। 1 मंथ में देखो, 1 ईयर में ग्रोथ देखो इसकी कितनी है, 32 रुपए का शेयर है, इसी साल में 23 रुपए 35 पैसे भागा है ऊपर, 2345 रुपये भागा है ऊपर, 266% की ग्रोथ है। ये तो ये अमेजिंग ग्रोथ है, ये सस्टेनेबल है क्या, आई डोंट नो ये क्या होगा इसका, ये भविष्य बताएगा, आने वाले समय में बताएगा। बट ये कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जबकि टाटा जैसी, इन्फोसिस जैसी कंपनियां 20, 22, 25, 15, 18 के रेंज में ग्रो कर रही है, ये 266। तो ये कैसा है, रिस्की है। लेकिन क्या है, रिस्क है तो इश्क है। देखो रिटर्न भी तो तगड़ा दे रहा है ना, छोटा पेनी स्टॉक ही है, कोई बात नहीं है, अंडर रेटेड ही है, लेकिन रिटर्न अच्छा दे रहा है बॉस। ये मेरे भी पोर्टफोलियो में मैंने 200-250 ऐसे ही खरीद के डाल दिए, टॉप पे चल रहा है ये। क्या है, रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम, ध्यान से सुनना, हर किसी को पसंद है। से कोई कहता है मैं 10% रिस्क प्रीमियम दूंगा, अब रेट कितना हो गया, 16% हो गया एडिटिव मॉडल के हिसाब से। लेकिन रुको, अभी इतनी ही बात नहीं है, रिस्क प्रीमियम भी फर्दर ध्यान से सुनना, आगे ये तो सेम रहेगा, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब रिस्क प्रीमियम क्या है, अब रिस्क प्रीमियम क्या है, अब ये भी समझने की बात है। मैंने तो बता दिया 10% है, रिस्क उठाने का है, मतलब ये रिस्क एडजस्टेड है। ध्यान से सुनना, मार्केट में जो हमें रिटर्न मिल रहा है से वो 16% है और रिस्क फ्री है 6%। तो बताओ इसमें प्रीमियम कितना है, आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। एडिटिव मॉडल के हिसाब से बताओ, मत करो वो सब 1.16 और वो सब मत करो। अभी आप कंपाउंडिंग वाला और डिस्काउंटिंग वाले टेक्निक मत लगाओ, आप सिंपल बताओ, आपको क्या लग रहा है, 10% लग रहा है ना, मतलब मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 16% है, 6% हमारा रिस्क फ्री है रेट, मतलब 10% रिस्क प्रीमियम है। आप पता कर सकते हो इस तरह से, मतलब आपको इनमें से कोई भी चीज एग्जाम में दी हुई होगी कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना है, टाटा मोटर्स का 22% है, रिस्क फ्री मार्केट में क्या चल रहा है 8%, तो बताओ रिस्क प्रीमियम कितना था इसके अंदर, तो आप बता दोगे 22 - 8 = रिस्क प्रीमियम। मतलब आपने किया क्या यहां पे, आपने किया मार्केट रेट रिस्क, ठीक है, माइनस RF = रिस्क प्रीमियम, ठीक है। चलो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। मार्केट रेट जो भी चल रहा है, रिस्क एडजस्टेड मार्केट रेट जो भी चल रहा है, ठीक है, और माइनस कर दिया उसमें हमने जो रिस्क फ्री रेट है, वो तो भाई बेस है ना, वो तो उतना तो रिस्क फ्री है। तो प्रीमियम कितना था इसमें, तो 10% का प्रीमियम था। ये बात भी आप वहीं से समझ गए, दोबारा से सर आपको रिवाइज करा रहा हूं। अच्छा जी, अब जब ये CAPM मॉडल काम करता है ना, इसमें एक कंपोनेंट और आता है जिसे हम बोलते हैं बीटा। बीटा, अब बोलेंगे सर ये अल्फा बीटा गामा ये कहां से आ गया। बीटा का मतलब यहां पे ध्यान से सुनना, बीटा का मतलब यहां पे कोफिशिएंट कोवेरिएंस, आप ऐसे समझो स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है। आप देखोगे आपके सामने डेटा आएगा, पहले डेटा की बात कर लेते हैं। आपके पास आएगा रिलायंस का बीटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बीटा 2.5 है। कितना है बीटा, 2.5 है। आपके पास आएगा इन्फोसिस, इन्फोसिस का 1.8 है बीटा। आपके पास आएगा सुजलॉन 3.5 है, देखा, इसीलिए सर मतलब बीटा की वजह से वो भाग रहा था तेज। ये बीटा कैलकुलेट कैसे होता है सर, ये कैलकुलेट होता है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है, जैसे कोफिशिएंट कोवेरिएंस निकालते हैं ना हम, कोफिशिएंट निकालते किसी भी चीज का, स्टैंडर्ड डेविएशन चलो कैलकुलेट करते हैं, वैसे समझो स्टैट्स के अंदर
सर ये फाइनल में निकालेंगे, अभी नहीं निकालेंगे, बाकी आप सर सीए फाउंडेशन में निकाल के आओ, बट सर इसकी कैलकुलेशन आपको अभी नहीं सीखनी है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सीखना है। आपके पास आएगा से कोई कंपनी है टाटा मोटर्स, कोई बोलेगा इसका ना 0.8 है बीटा, 0.8, एक से कम है, एक से कम है, एक से कम है। अच्छा, कोई कहेगा ना टाटा स्टील, इसका बीटा 1 है। क्या मतलब है इसका, ये बीटा से क्या फर्क पड़ता है, ध्यान से सुनो, ये बीटा से क्या फर्क पड़ता है, बीटा किस चीज का इंडिकेटर है, बीटा इस चीज का इंडिकेटर है कि स्टॉक मार्केट अगर 1% से मूव करता है, अगर स्टॉक मार्केट यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम पे होता है तो आपका शेयर कितना उथल पुथल होता है ना। जैसे एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अभी अभी बस देखना। अभी चलो बात कर लेते हैं किसकी, सेंसेक्स की। सेंसेक्स किधर गया, ये रहा सेंसेक्स। सेंसेक्स कितने से बढ़ा हुआ है आज, 83.89 से बढ़ा हुआ है। सेंसेक्स कितने से बढ़ा हुआ है, 83.89, कितना परसेंटेज है, 0.14% है। सेंसेक्स की ग्रोथ कितनी है आज की डेट में, आज के डेट में सेंसेक्स की ग्रोथ कितनी है बताओ, 0.14%, दिख रहा है ना, 0.14%। अभी देखना इसके अगेंस्ट, समझो इस बात को, ये कहीं और समझने को नहीं मिलेगा आपको, इधर मिलेगा। लेकिन आप जरा ये देखना, सुजलॉन एनर्जी कितने से बढ़ा हुआ है, सुजलॉन पे आना जरा, सुजलॉन के शेयर का देखना जरा, 1.73 पे आया हुआ है। अरे 0.714 चल रहा था सेंसेक्स, सेंसेक्स तो बढ़ रहा है 0.14 की स्पीड से, और भाई तुम बढ़ रहे हो 1.73 से, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है, सेंसेक्स से तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ज्यादा रिस्क ले रहा है, ये शेयर ज्यादा रिस्क ले रहा है, ये रिस्क भी ज्यादा ले रहा है, इसलिए इसको इश्क भी ज्यादा मिल रहा है, मतलब ये 1.57732 ऐसे परसेंट से ग्रो कर रहा है, जबकि मार्केट तो सेंसेक्स क्या होता है ये भी पता होगा आपको। सेंसेक्स क्या है, वो पूरी इकोनॉमी का एक इंडिकेटर है, हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक इंडिकेटर है। वो इंडिकेटर कैसे हो गया सर, क्योंकि वो कैसे बना है सेंसेक्स, सेंसेक्स एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है। और अभी आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूं, सेंसेक्स का बीटा 1 होता है, मतलब सेंसेक्स की जो स्पीड अगर 1, सेंसेक्स में बोलूं बीटा 1, सेंसेक्स का बीटा 1 मतलब स्टैंडर्ड क्या है, सेंसेक्स है, बीटा 1 इज स्टैंडर्ड। अगर उसको उससे ऊपर है, उस सेंसेक्स से किसी की ग्रोथ ऊपर जा रही है, मतलब उसका बीटा ऊपर होगा, समझ रहे हो मेरी बात, और उससे नीचे है मतलब उसका बीटा नीचे होगा, बस इतनी सी बात अभी समझ लो। 100%। कोई अगर 0.14 से भी नीचे ग्रो कर रहा है या माइनस में जा रहा है, मतलब उसका जो बीटा है वो हो सकता है 0.2 हो, 0.3 हो, 0.4 हो, मतलब एक से नीचे हो, 0.8 हो। और अगर ये भाई साहब 1.89 और 2 के स्पीड से बढ़ रहे हैं, मतलब 0.14 के कंपैरिजन में देख लो, सेंसेक्स का 1 है, अब इन कितने स्पीड से बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई करके देख लो, इनका बीटा कितना होगा, 8, 9, 10 के आसपास कहीं होगा, 12, 13 के आसपास बीटा होगा इनका सुजलॉन एनर्जी का। गेटिंग द पॉइंट, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीटा। कैलकुलेट कैसे होता है उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे, लग रहा है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला वेरिएंस, कुछ वैसी बात कर रहे हैं कि अगर स्टैंडर्ड तो 1 था, लेकिन अगर किसी का बीटा 12 हो जाएगा तो उसके स्टॉक उस दिन 12 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। सर यही चीज है, यही सीएपीएम मॉडल है कि स्टॉक एक्सचेंज किस रेट से बढ़ रहा है और उसके कंपैरिजन में हमारे कैपिटल, हमारा इन्वेस्टमेंट किस रेट से बढ़ रहा है, इसी को पता करना है और इसी के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। मतलब बीटा इंपॉर्टेंट है, बीटा इंपॉर्टेंट है। बीटा अगर 1 से नीचे होगा तो स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, नीचे जाएगा, हम कम रेट से बढ़ेंगे, और जैसे ही हमें रिटर्न कम मिल रहा होगा, के इज व्हाट, रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारी कम होगी, और जैसे ही बीटा ज्यादा होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ज्यादा हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है बीटा के हिसाब से, क्योंकि रिस्क ज्यादा हो जाएगा, मोर बीटा मोर रिस्क, लेस बीटा लेस रिस्क, ठीक है। मतलब जो जिनका बीटा स्टॉक एक्सचेंज के 1 से नीचे है उसमें रिस्क भी कम है, ठीक है, रिस्क भी कम है, तो उसमें इनकम भी कम होगी, रिटर्न भी कम होगा, रिस्क ज्यादा इश्क ज्यादा, बात खत्म। इतनी सी बात थी, यही समझाने की बात थी। अब आ जाओ भाई एक चीज के ऊपर, छोटी सी चीज, मतलब आप जब भी बोलोगे बीटा 1 है तो सेंसेक्स या निफ्टी, इनका बीटा कितना होता है, ये नोट के लिए लिख लो, अभी के लिए लिख लो, इनका बीटा 1 होता है, इनका बीटा 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल सेंसेक्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, सेंसेक्स 30,000 था,
कल, और मान लो आज सेंसेक्स टुमारो और टुडे 36,000 हो जाता है, तो बताना यहाँ ग्रोथ कितनी हुई, ग्रोथ कितनी हुई, ग्रोथ कितनी हुई। तो तुम क्या बताओगे, 6,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो ये कितना हो गया, लगभग 6 5 हाँ 5 मतलब 20%, 20% इज द ग्रोथ। तो सेंसेक्स का ग्रोथ कितना हुआ, 20%। सो बीटा इज इक्वल टू 1, 1 रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस 20%, 1 रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस 20% ग्रोथ। और अगर मान लो, ध्यान से सुनो, यहां से समझ लो, अब समझ में आ जाएगा, हो सकता है स्क्रीन पे बहुत सारी बातें ना समझ, और यहां मान लो कोई शेयर उस दिन जब सेंसेक्स 30,000 से 36,000 जाता है, तो स्टॉक एक्सचेंज तो ग्रो करता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये छोटी सी बात, पोर्टफोलियो ऑफ 30 कंपनीज है। निफ्टी क्या है, पोर्टफोलियो ऑफ 50 कंपनीज है। इंडियन इकोनॉमी का इंडिकेटर है, दिखाता है कि डिफरेंट इंडेक्स, डिफरेंट इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी में सबको मिला दें तो कंपनियां किस स्पीड से ग्रो कर रही हैं, इसका एक मानक है, एक सूचकांक है, एक इंडिकेटर है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसीलिए, और स्टैंडर्ड क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, वो क्या है, 1 है। मतलब ये हमारा मानक है, इसको देखते हैं। बहुत बड़े राइटर थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, पढ़ा होगा कभी, पोएट्री पढ़ाओ, इंग्लिश के, ब्रिटिश आदमी था। तो उसने अपने बुक्स में लिखा, कई जगह उसने मेंशन किया अपने स्पीचेज में, किसी कंट्री को समझना हो तो वहां के सेंसेक्स को समझ लो, मतलब सॉरी, वहां के स्टॉक एक्सचेंज को समझ लो, मतलब स्टॉक एक्सचेंज को स्टडी कर लो, आपको कंट्री का सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सारी सिचुएशन का आपको पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड होता है। वो क्या करता है, टॉप 50 या टॉप 30 कंपनीज का इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया, उनको रखा, अलग अलग इंडस्ट्री के कंपनीज को देखा वो कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, तो वो 1 निकल के जो वही 1 है, वही इंडिकेटर है पूरे इकोनॉमी के ग्रोथ का। वो चलेगा कहीं ना कहीं जीडीपी के आजू बाजू, ठीक है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं थोड़ा सा शेयर कर रहा हूं, जरूरत नहीं थी इसकी शेयर करने की, अभी आपको कंफ्यूजन क्रिएट भी हो सकती है इसकी वजह से, सर क्यों कैसे, तो प्लीज़ अपने ना भावनाओं को कंट्रोल कर लेना प्लीज़, मैं चाहता हूं आप कंट्रोल कर लो, क्योंकि हम बहुत लंबी बहस में चले जाएंगे। मैं आपको अभी पूरी इंडस्ट्री नहीं समझा सकता, यहाँ पे रुकना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अभी क्या है, 20% के रेट से हमारा स्टॉक एक्सचेंज ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे, एग्जाम्पल है, इतना भागता नहीं, इतना ऐसी स्पीड होती नहीं, मैंने फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा होता है कि 30,000 था और आज 36,000 है, तो ग्रो हुआ 6,000 यूनिट से, ठीक है। तो कितने से ग्रो हुआ, 20% से ग्रो हुआ। तो बीटा की ग्रोथ रेट कितनी है, 1 इज इक्वल टू व्हाट, 20%। और कोई कंपनी मान लो 30% के रेट से ग्रो कर रही है, तो बताओ इसका बीटा 1 से ज्यादा होगा या कम होगा, ऑफकोर्स इसका बीटा विल बी मोर देन 1। तो इसका मतलब बीटा इज मोर देन 1, रेट इज 30%, तो ये रिस्क है, तो रिटर्न भी हाई होगा। बीटा इज मोर देन 1 मींस रिस्क इज मोर देन स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज के जो इंडियन इकोनॉमी की जो रेट है उससे रिस्क भी ज्यादा होगा और रिटर्न भी ज्यादा होगा। बीटा इज लेस देन 1, देन हो सकता है यही रेट 10% पे हो, 15% पे हो, तो रिस्क भी कम हो जाएगा, रिस्क इज लेस, रिटर्न इज ऑल्सो लेस। सर दिस इज द मैथमेटिक्स ऑफ बीटा, दिस इज व्हाई बीटा इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ठीक है, बीटा इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ठीक है। अच्छा मैं बोलूं, चलो इसका मतलब सर यहां पे इस वाले में जब आप बीटा लेस देन एंड मोर देन 1 की बात कर रहे हो, मतलब इसमें दोनों है, आप कहना चाहते हो कि इसमें दोनों चीज इन्वॉल्व है, मतलब रिस्क फ्री रेट भी है और रिस्क प्रीमियम भी है। हाँ है ना, है ना, रुको ये मत सोच लेना रिस्क नहीं है, ऐसा गलती से कई लोग सोच लेते हैं। भाई दोनों जगह बोला है, यहां बोला है रिस्क ज्यादा है, यहां बोला है रिस्क कम है, लेकिन रिस्क तो है, ठीक है। हो सकता है यहां पे रुक जाओ, इस 30% में ध्यान से सुनना, इस 30% में हो सकता है, मैं एक हाइपोथेटिकल डेटा आपके सामने रख रहा हूं, अभी सवाल करेंगे तो ये सब दिखेंगे आपको। रिस्क फ्री रेट हो सकता है 10% हो, तो बाकी के जो 20% हुए वो क्या है, रिस्क प्रीमियम है। तो तुम क्या बोलोगे, रिस्क प्रीमियम इज 20%, तुम बोलोगे सर बीटा तो जो भी होगा, लेकिन सर रिस्क फ्री रेट तो 10% है, रिस्क प्रीमियम इज 20%। सर बड़ा ही ज्यादा रिस्क है 20%, तो रिस्क प्रीमियम इज 20%, इसलिए तो रिटर्न भी ज्यादा है। दूसरे वाले केस में बीटा कम हुआ, हमारा 15% रेट हो गया, और मान लो रिस्क फ्री रेट इज 10%, तो प्रीमियम कितना है, 5% है। सर है ना,
कुछ तो है, मतलब बीटा की वजह से है, ये बीटा की वजह से ये रिस्क प्रीमियम और बीटा ये मिल करके 5% है, समझ गए। ये तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो नहीं बदल रहा। रिस्क फ्री रेट तो स्टैंडर्ड है। देखेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे क्या है, एफडी का रेट क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, 5%, 6%, 8%, 9%, 10%। इतना तो गिरी हालत में कहीं भी पैसे लगा दो मिलेगा। सर ऊपर क्या मिल रहा है, तो सर वो बीटा डिसाइड करेगा और रिस्क प्रीमियम डिसाइड करेंगे कि ऊपर क्या मिल रहा है, और फिर मेरी निकल के आएगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। गेटिंग द पॉइंट। तब मुझे पता चलेगा एक्चुअली मेरे इन्वेस्टमेंट पे, मेरे कैपिटल पे क्या मुझे पैसा मिल रहा है, क्या मुझे पैसा मिल रहा है। सर मान लो एक और एग्जांपल देता हूं, रिस्क फ्री रिटर्न इज 10% और मुझे किसी स्टॉक पे 10% ही रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब सर रिस्क प्रीमियम जीरो है, रिस्क प्रीमियम जीरो है। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या, बताओ। रिस्क प्रीमियम जीरो होगा ना, कुछ भी नहीं मिला ना, वही रिस्क फ्री रेट मिल रहा है सर, वही बेस रेट मिल रहा है हमें, हाँ जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की तरह। इसका मतलब सर बीटा भी जीरो होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं, रुक जाओ, यहां पे एक सवाल है, एमसीक्यू पॉइंट, एमसीक्यू पॉइंट, समझने की बात है, ये लिखने की बात नहीं है, समझने की बात है। इसका मतलब सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बीटा जीरो होता है। हो बात कर दी मैंने, घुमा घुमा के सर मैंने सेंसेक्स में तो बीटा 1 होगा, निफ्टी का बीटा 1 होगा, स्टॉक एक्सचेंज है ना वो तो स्टैंडर्ड है, एक फिक्स कर दिया 1 1। अब तुम देखो ऊपर या नीचे, बीटा तुम्हारी कंपनी का नीचे है या ऊपर है, जहां तुमने पैसे लगाए उसका बीटा नीचे है या ऊपर है, उसके हिसाब से रिटर्न मिल जाएगी तुम्हें आने वाले समय में, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी जगह हमने पैसे लगाए जिसको स्टॉक एक्सचेंज से ढेला कोई लेना देना ही नहीं है, भाड़ में जाए जनता, है ना, अपना तो काम बनता, बात खत्म। अपने को तो वो खा पी के सो के अपन को उतना तो रिटर्न मिलना ही मिलना है, वो 10% है, अपन ने तो पैसे ठोक दिए एफडी में, बात खत्म। तो बीटा होगा क्या, रिस्क प्रीमियम होगा क्या, ना रिस्क प्रीमियम होगा, ना रिस्क होगा, ना बीटा होगा, ना वहां पे कोई रिटर्न होगा एक्स्ट्रा, मतलब वहां 0 0 0 0 होगा। बोलो मित्रों बात समझ में आई तो ठोको ताली, नहीं समझ में आई फोन उठाओ, व्हाट्सएप करो, क्वेरी पूछो, बोलो यस और नो। इतनी बात समझ में आ गई क्या तुमको, तुमको फिर से रिपीट करता हूं, ये फंडा सीएपीएम का ध्यान से सुनो, फाइनल का टॉपिक है, बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें 2-3 रेट आपको क्लियर है क्या, रिस्क फ्री रेट समझ में आता है क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऐसे याद रखो, याद रहेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिस्क फ्री। अब तुमको एक चीज और जोड़ देता हूं, नो बीटा नो रिस्क प्रीमियम, जीरो, सब कुछ जीरो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिस्क फ्री रेट। अच्छा मैं रिस्क लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे इश्क है, मुझे ज्यादा कमाना है, ये डायलॉग याद रखना। तो इसका मतलब मुझे 10% से ऊपर निकलना पड़ेगा, 10% से ऊपर जाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं जाऊंगा स्टॉक एक्सचेंज में, ओपन मार्केट में पैसे लगा दूंगा, ठीक है, मैंने भी लगा दिया सुजलॉन एनर्जी में। अब मार्केट बढ़ रहा है 0.14 की स्पीड से और मेरा पैसा बढ़ रहा है 1.73 की स्पीड से, मतलब ऑब्वियसली ना, मार्केट जो जिसका बीटा 1 है वो स्टैंडर्ड है, वो कह रहा है भाई इसके आजू बाजू ही चलेगी दुनिया, लेकिन तुम्हारी दुनिया तो बहुत तेजी से जा रही है, तो रिस्क भी है, कभी तेजी से गिर भी सकती है, मतलब वोलेटाइल है, अनस्टेबल ग्रोथ है, सस्टेनेबल नहीं है, गारंटेड नहीं है, मतलब कुछ रिस्क है, लेना चाहिए रिस्क ना। समझदार लोग इसी को तो कैलकुलेट करके रिस्क लेते हैं, शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे ट्रेडिंग में ये बहुत काम आती है ये चीज, ये समझदारी। ओके, कब बीटा, तो अभी इसका मतलब सर इसमें रिस्क प्रीमियम भी ज्यादा है क्योंकि ये तो सर भाग रहा है 12 गुने स्पीड से ज्यादा, 13 गुने स्पीड से ज्यादा, और इसका बीटा भी ज्यादा होगा, 1 तो होगा नहीं, 1 से ज्यादा बीटा होगा, मोर बीटा मोर रिस्क मोर प्रीमियम, मोर रिस्क प्रीमियम मोर रिटर्न, लेस बीटा लेस रिस्क लेस रिटर्न, सीधी बात है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बीटा ज्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होगा, बीटा कम होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ओके ठीक है। सेंसेक्स निफ्टी भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, आगे चलते हैं। तो सर यहां पे के ई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सारा सॉल्व कर दिया है, बस ये बता देता हूं, ये रट लेना, बस रट क्यों लेना, समझ लेना। रिस्क फ्री सबसे पहले, ये तो चाहिए ही चाहिए, प्लस प्लस मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री, तो ये क्या हो गया, रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम, और उस पर्टिकुलर स्टॉक का, जिस शेयर की बात तुम कर रहे हो उसका बीटा कितना है, बस ये हो गया सर। यही बात समझा रहा था सर आपको ऐप के ऊपर, यही बात आपको समझा रहा था सर अपने डीमेट अकाउंट में खोल के, ठीक है। तो सर ये क्या हो गया डिकोडेड, ये क्या हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी,
ये क्या हो गया, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या हो गया, ये पूरा मार्केट रिस्क प्रीमियम। और ये क्या हो गया, बीटा। ये मत पूछना ये कैलकुलेट कैसे होता है, ये आपका अभी सिलेबस नहीं है, ठीक है सर। डन हो गया सर। अब अपने बुक में आइए और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बात करेंगे अब आपसे, ठीक है। इतना नोटेड ना, सॉरी 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 सॉरी, हूँ तुसी नोट करो यार, ठीक है, नोटो। ठीक है। एक बच्चे का सवाल आया, सर ये क्या है, अरे ये तो रिटर्न, मार्केट रिटर्न है, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है। एग्जाम मार्केट पोर्टफोलियो कैसे समझ में आएगा तुम्हें, जैसे एनबीसी है, सॉरी कोई भी सेंसेक्स देख लो, ये 0.04 की स्पीड से बढ़ रहा है, और ये कितने से 1.76, ये स्टॉक किसका है, एनबीसीसी इंडिया 1.76, ये क्या है, मार्केट रिटर्न है इसका। इसमें रिस्क फ्री भी शामिल है, रिस्क फ्री भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, अंदर है इसके अंदर बैठा हुआ है, और मार्केट रेट भी है, दोनों इसके अंदर ही हैं। अब इसमें से हमें बाइफरकेट करके भी निकालना पड़ सकता है कल को कभी भी, ठीक है। यस डन है, चलो ये चलता रहेगा। कल बहुत नुकसान उठाया, आज बहुत फ़ायदा हुआ है, सो ये सुबह से अच्छा ही फ़ायदा चल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कितने पे आना है भाई, CAPM एग्जाम्पल पे आएंगे, सॉरी पहले एग्जाम्पल पे आएंगे मित्र, 14-15 के आसपास कुछ होगा एग्जाम्पल। यस 15 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, यही है ना, हाँ 15 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। ये वाला एग्जाम्पल देखो, फटाफट देखो। सपोज द मार्केट सपोज द रिटर्न मार्केट रिटर्न, ऐसे लिखने में गलती हुई है, इज 18%, वेरी गुड। रिस्क फ्री रेट RF, सो सर RM इज इतना, RF इज 8%। तो नॉर्मल मार्केट प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना है आप खुद ही को पता है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 10% होगा। 18 - 8 इज इक्वल टू 10%, RM - RF इज इक्वल टू 10%। ये सिंपल सी बात है। फाइंड द रिक्वायर्ड रिटर्न, फाइंड द रिक्वायर्ड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे आपको यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे, सर उन सारे शेयर्स का ना, कंपनियों के शेयर्स का बीटा बता दो। अब देखना जरा यहाँ पे, देखना एक का 2.5% है, बताओ इसका बीटा सेंसेक्स से ऊपर है कि नीचे है, मोर देन 1। सेंसेक्स का बीटा कितना, 1, मोर देन 1, मोर रिस्क मोर रिटर्न, बोलो यस और नो। जरा कैलकुलेट करना 2.5 पे कितना होगा, तो आपका क्या कहता है, के इज इक्वल टू कितना होगा। मैं 2.5 पे कैलकुलेट कर रहा हूं, आंसर नहीं देखने का यार, लॉजिक लगाने का फालतू में, ठीक है। तो सर कितना है, RF बताओ, RF बताओ प्लस बीटा बताओ, RM माइनस RF बताओ, फिर मैं बता दूंगा। सर RF है इसका 8%, 8 प्लस बीटा है 2.5, देखना RM माइनस RF है 10, बताओ भाई 25 प्लस 8 33%। देखो भाई यहाँ पे, यहीं पे सारी थियरी प्रूव कर देते, 33% इसका के ही होगा। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ गई, सीधी सी बात है। मोर रिस्क मोर रिटर्न, मोर एक्सपेक्टेड रिटर्न, नहीं लगाऊंगा इससे नीचे पैसा। अगर इससे नीचे पैसा लगाया तो मार्स मिशन पे 20% मिला था तब गए थे ना, ओरिएंटेशन लेक्चर 1 2, समझ में आ गई बात, क्यों गए थे, तो आपको भी लॉजिक पता है क्यों गए थे। बीटा लिमिटेड का देखो लेस देन 1 है सर, सेंसेक्स से नीचे चल रहा है सर, ये टाटा मोटर्स की तरह चल रहा है सर, इन्फोसिस की तरह चल रहा है, कोई बात नहीं, इसका भी निकाल लेते हैं। अब इसका बताओ कितना होएगा, बताओ कितना होएगा, फटाफट बता दो। सर कुछ नहीं होगा, RF तो वही रहेगा 8 प्लस 0.8 और यहाँ पे सर 10% है इसका, तो कितना हो गया सर 8% 16% हो गया सर, यही हो गया ना। तो 16% देखो भाई, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी, रिस्क भी कम, प्रीमियम भी कम, सब कुछ कम, सब मामला सेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। बीटा की वजह से देखो ये फर्क है, बीटा 0 है तो क्या मिलेगा,
बीटा 0 है तो क्या मिलेगा, रिस्क फ्री रेट मिलेगा। सर बता दिया था ना आपको कि सर मान लो कोई ऐसी सिक्योरिटी हो जिसमें बीटा हो ही ना। सर हमें तो कह रहे हैं कि जी आपको तो बस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो नो बीटा नो रिस्क प्रीमियम, बात खत्म, 0। सो बताओ यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है सर, जो रिस्क फ्री रेट है वही होगा। आरएफ इज 8%, 8% विल बी द आंसर। आई होप यू गॉट इट। देखो ये कैलकुलेशन, ये लॉजिक होता है। चीते की चाल बाज की नजर, और अपने कॉन्सेप्ट पे शक नहीं करते, ठीक है। लॉजिक से लगाया करो, लॉजिक लगेगा। अब 1 है तो बता दो सर 1 है, जो मार्केट का रेट है सर वही सर मिलेगा, बात खत्म। जो मार्केट का रेट है वही मिलेगा, ये तो सेंसेक्स का रेट है, वही तो आप यहां बता रहे हो। सर बताने की क्या जरूरत है, या कुछ करना ही नहीं, यहां पे 1 लगा दो। अब क्या हो गया, वही मिल जाएगा सर एज इट इज, 10 + 8 18%। आप देखो ये मार्केट रेट क्या है, ये समझ लो। लॉजिक देखो प्रूव हो गया ना तुम्हारा, इसलिए क्वेश्चन यहां पे मैंने रखा था लॉजिक ही प्रूव करने के लिए। तो यहां पे क्या होगा, 18% होगा। अब तुम्हें दो चीज समझनी है, तुम्हारी पूरी दुनिया इन्हीं दो क्वेश्चंस के बीच में थी। सी और डी का आंसर दिया, तुमको बीटा का आंसर मिल गया बॉस। बीटा का इंपैक्ट, रिस्क फ्री, रिस्क मार्केट, रिस्क प्रीमियम, सबका तुमको आंसर मिल गया साहब, ठीक है। और ये वाले से आंसर मिल गया कि रिटर्न कम होएगा, बीटा से नीचे जाएंगे कम होएगा। बीटा कितना इंपॉर्टेंट है ना, पूरा गेम बीटा पे टिका हुआ है, पूरी स्टॉक मार्केट का। बड़े बड़े लोगों को बीटा एग्जैक्ट कैलकुलेट करना नहीं आता, बड़े बड़े प्रेडिक्शन करने वाले धराशायी हो जाते हैं, बीटा ही नहीं फिक्स कर पाते हैं कि भाई ऐसा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का बीटा मैं क्या फिक्स करूं, जो इसको फिक्स कर लेगा वो सिकंदर। फाइनल का इंतजार कीजिए, फिर ये नॉलेज होगी आपके भी अंदर, फिर करेंगे आप। और कई बार तो इंडस्ट्री में जाके भी बड़े साल लगते हैं तो लोग उस लेवल पे मास्टरी कर पाते हैं, ठीक है। मुझे भी उस लेवल पे मास्टरी नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूं। बड़े बड़े एनालिस्ट धोखा खा जाते हैं स्टॉक मार्केट में, बड़े बड़े तुर्रम खां जो अपने आप को झुंझुन वाला बोलते हैं वो भी धक्का खाते हैं, वो भी लॉसेस सहते हैं। जो रूपर्ट मर्डॉक बोलते हैं वो भी धक्का खाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो बड़े बड़े एकदम जायंट्स हैं, बिग बुल्स हैं मार्केट के, वो भी धोखा खाते हैं इसी की वजह से। सर ये अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि यहाँ अनसर्टेनिटी है, बहुत सारे मार्केट फोर्सेस हैं, यू नेवर नो विच मार्केट फोर्स इज गोइंग टू बिहेव लाइक व्हाट, इंडेक्स पे उसका क्या असर पड़ेगा। बात की बातें आगे करेंगे। 1.2 है, कैलकुलेट कर लो, कुछ मत करो, यहाँ 1.2 कर दो, तुम्हारा यहाँ आंसर बदल जाएगा। 12 + 8 = 20% हो जाएगा। हियर यू विल गेट 20%। डन ना, लॉजिक क्लियर ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ध्यान से करने का, इसमें कुछ और निकालने को मिल सकता है, ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल नंबर 16, बीटा ऑफ इक्विटी इज 1.8, मतलब 1 से ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, प्रीमियम ज्यादा होगा, सॉरी रिटर्न ज्यादा होगा, के ही ज्यादा होगा ऑब्वियसली, मार्केट से ऊपर, सेंसेक्स से ऊपर भागेगा, सोलर एनर्जी की तरह। रिटर्न मार्केट रिटर्न कितना है, 14%, रिस्क फ्री रेट 8%, मतलब सर रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू 4%, ठीक है, नहीं 6%, 14 - 8 = 6%, क्लियर है, बोलो ना। RM - RF क्लियर है, इज इक्वल टू रिस्क प्रीमियम RP, एंड दैट यू गॉट 6%। तो इसका मतलब बीटा इंटू 6% प्लस RF, तो 1.8, ऐसी कैलकुलेशन, 1.8 × 6 इज इक्वल टू 10.8 प्लस 8% इज इक्वल टू 18.8 इज इक्वल टू KE। बोलो यस और नो, क्लियर है क्या, KE विल बी 18.8। डन, लॉक किया जाए मित्रों, लॉक करते हैं। अब सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन में आगे की बात है, तो जरा एक ना नोट ले लो यहाँ पे। आप मान लो एग्जाम्पल नंबर 16 सॉल्व कर रहे हो, नोट नहीं। सो के यू हैव कैलकुलेटेड 18.8%, मैं ज़्यादा फॉर्मेलिटीज में नहीं जा रहा, ये होगा हमारा स्टेप नंबर 1 इस क्वेश्चन का। अब स्टेप नंबर 2 देखो, पूरे सवाल जब बड़े सवाल आएंगे तो मैं स्टेप में सॉल्व करवाऊंगा, आपको स्टेप में मेरे साथ सॉल्व करना, आप खुद सॉल्व करेंगे, अभी आपको दे रहा हूं, आप खुद सॉल्व करेंगे। Find the cost of equity if growth rate of dividend is 6%. ओहो, and next dividend टाइपो है, next dividend per share is 3.20, मतलब DPS1 is equal to 3.20. Find current price of the share, ओ तेरी, required return by investor in equity, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, यहां पे 6% की ग्रोथ हो रही है, आपको पता क्या है ये बताओ। आपको ये कहा जा रहा है करंट प्राइस, डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल पे जरा चलो,
डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी वाले फॉर्मूले को जरा लेके आओ सामने। क्या था तुम्हारे सामने फॉर्मूला? बोलो क्या था फॉर्मूला? तुम्हें यहां बताना क्या है? करंट प्राइस ऑफ शेयर P0 या करंट मार्केट प्राइस, जो भी आपसे मांगा जा रहा हो, क्या ही फर्क पड़ता है, ये निकालना है आपको। याद करो परपेचुइटी विथ ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता था, जहां से आपने केई का फॉर्मूला बनाया था, या केई वाला फॉर्मूला लगा दो, डिविडेंड प्लस ग्रोथ रेट वाला, एक ही बात है आइदर वे। तो क्या होगा सर? DPS1 डिवाइडेड बाय केई माइनस जी, यही होगा ना। और अदरवाइज जाना चाहते हो डिवाइडेड बाय P0 प्लस जी इज इक्वल टू केई, फिर उतना घुमा के क्यों करना, यही फॉर्मूला था। जरा इस पे डालो। अभी आपको केई पता चल चुकी है ना, और ग्रोथ पता चल चुकी है ना। बताओ क्या था? डीपीएस कितना था? 3.2 था। डिवाइडेड बाय केई कितना था? आपने निकाला था 18.8%। माइनस जी कितना था? कितने परसेंट से ग्रोथ हो रहा है? ग्रोथ कितने से हो रहा है? ग्रोथ 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 6% से हो रहा है साहब, 6% से हो रहा है। चलो 6% से ग्रो हो रहा है। एक मिनट, ये क्या किया मैंने? कोई बात नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं करूंगा। 0.188, 18.8 को 0.118 माइनस पॉइंट, सीधा पॉइंटर में ले लेता हूँ 0.6%। अब निकालना जरा कितना निकल के आया, कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। 0.1886 माइनस 0.066% इज इक्वल टू 12.86, 0.1286, 0.1286, 0.1286, 0.1286, तो कितना हुआ? 24.88%, 24.88%। 100 से मल्टीप्लाई करने की बजाय मैंने सीधा यहीं पे उसको पॉइंटर में डाल दिया। तो क्या यही आंसर है? चेक करना जरा मॉड्यूल के अंदर, बुक के अंदर, यही है क्या? 24.88% ही है क्या, या कुछ अलग है? 25% है अप्रॉक्स, यही है। ठीक है, कुछ गलत किया क्या मैंने? 18 तो कितना हो गया? 12.8, ओके। 3.2 डिवाइडेड बाय 12.8 इज इक्वल टू इतना, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 100 वैसे कर रहा हूँ तो यार 25% आ रहा है, 25% आ रहा है। कुछ गलत किया क्या मैंने कैलकुलेशन? 25% आ रहा है, ठीक है। मैंने कुछ, हो सकता है कुछ गलत कर दिया होगा, कोई डेसिमल गलत ले लिया होगा। तुम्हारा 25% आया क्या? आया तो ठीक है, फिक्स है। चलो लॉजिक क्लियर है, नो प्रॉब्लम। तो सर आपको सीएपीएम मॉडल में जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको केई निकालने को बोले, हो सकता है कल को आपको P0 निकालना हो, क्योंकि आपको फर्दर कैलकुलेशन में यूज करना है। तो सर आपको इस तरह से घुमा के ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन आपके सामने रखा है। अब सर इसके अगले वाला क्वेश्चन भी आप करेंगे, आपका होमवर्क है, मैं डिस्कस कर देता हूं। कुछ भी नहीं है, सवाल में कुछ है ही नहीं, ये एग्जाम में आते हैं, ये छोटे छोटे बट बड़े खतरनाक से आते हैं, देखो ध्यान से। सपोज मार्केट रिटर्न इज 12%, ठीक है, रिस्क फ्री रेट इज इक्वल टू 7%, तो बताना RM माइनस RF इज इक्वल टू कितना? 5%। क्लियर है? बीटा इज 1.5, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 7.5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक कैलकुलेट किया क्या? फाइंड केई इफ ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज 4%, खुद करेंगे, आपका होमवर्क है ये। एंड नेक्स्ट डिविडेंड पर शेयर इज 2.10, तो DPS1 हैज बीन गिवन, मैंने डिकोड कर दिया, हैज बीन गिवन, और रेट ऑफ ग्रोथ इज गिवन। तो सर आप यहां निकालो केई पहले, 7.5 प्लस 7 14.5 आएगा मेरे हिसाब से केई। 14.5 माइनस ग्रोथ रेट 4, तो मतलब 10.5 डिवाइड किसको करना है? 2.10 डिवाइडेड बाय 10.5% करके देखो जरा क्या निकल के आता है। कोई 20% के आसपास निकल के आएगा। ठीक है, अब सवाल देखो, 20 रुपए निकल के आएगा, P0 इज इक्वल टू 20 निकल के आएगा। कैलकुलेट करो, बहुत ही सिंपल है, लेकिन सवाल यहां है, ध्यान से सुनो, पूरा एंड तक क्वेश्चन को पढ़ना। ज्यादातर बच्चे एंड तक पहुंचते ही नहीं, बीच में ही फटाफट हो गया, पता चला एक लाइन और नीचे थी और वही मेन था, वहीं से नंबर मिलने थे। अगर मान लो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 यहां मिलने थे, 1 था, 1 का करके खुश हो लिए।
डिसाइड कर लेते बस भाई गेम इज ओवर, लेट्स स्टॉप इट, डोंट डू दिस। इफ द शेयर इज अवेलेबल इन द मार्केट एट 18 विल यू परचेज इट। 20 रुपए आपका निकल के आ रहा है, करंट मार्केट प्राइस, रिस्क प्रीमियम, रिस्क रिटर्न, बीटा सब लगा लिया तुमने। सब लगाने के बाद तुमने केई निकाला, केई के हिसाब से जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से करंट प्राइस ऑफ द शेयर कितना होना चाहिए 20, तुमको मिल कितना रहा है 18 पे, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना है 2 है। बताओ भाई लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लूट लेना चाहिए कि नहीं लूट लेना चाहिए? सर लूट लेना चाहिए। क्लास नंबर 1 एनपीवी का कॉन्सेप्ट जब आपने कराया था, 5 स्टॉक्स 5 डेस्टिनेशन आपने बताए थे, रियल एस्टेट वाला एग्जांपल पहली क्लास याद करो, तभी बेस डाल दी थी कहां पैसा लगाना है और कहां पैसा नहीं लगाना है। तो सर ये 18 रुपए तो सस्ता है ना, 2 रुपए सस्ता मिल रहा है, लूट लो यार, बात खत्म। इतनी बेसिक डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स फाइनेंस समझ में आता है कि नहीं आता? अरे ये तो मम्मी को पूछोगे वो भी बोलेंगी, समझ रहे हो मेरी बात? अपनी मम्मी को भी बोलोगे ना, मम्मी 18 रुपए का मिल रहा है, 20 रुपए का होना चाहिए, खरीद लूँ क्या? जा ना 100 शेयर ले ही ले, आज 1000 ले ले यार, चल तू 18 रुपए का है, 1 लाख शेयर ही ले ले यार, 18 लाख का ले ले, ये ग्रो ही करेगा। 2 रुपए तो वैसे अभी तुझे फटाफट, अभी तुझे पता चल रहा है कि बेनिफिट ही बेनिफिट है, ले ले लूट ले इसको, ठीक है? ऐसे ही करके आप इन्वेस्ट करते हो। यस सर हमें जाना चाहिए, विल परचेज दिस, डिसीजन इज ऑन। तो सर क्वेश्चन नंबर 17, 18 सर होमवर्क करोगे क्या? 18 आपको होमवर्क के लिए दे दूं, नोट कर लो, 18 होमवर्क है। सर इतने से काम चलेगा? आप इतने से तो मानते नहीं हो, आप थोड़ा ज़्यादा होमवर्क देते हो। मैं ज़्यादा देता हूँ, मैं बहुत सारे सवाल बनाता हूँ। इतने सारे सवाल आपको बहुत मेहनत से बनवा देता हूँ यार, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? रुको और देता हूँ, अभी तुम्हारा दिल भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, थोड़ा होमवर्क और देते जाओ कि आपको मना नहीं। हम मना करते ही नहीं सर, आप जितना होमवर्क दोगे हम उतना कर लेंगे। सर आपने लास्ट क्लास का भी किया ही होगा, ये सब तो कर ही लिया था। अरे भाई CAPM बेड़ा ऐसा है, आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन नंबर 27 करोगे, 28 करोगे, वेरी गुड, 28 29 भी करोगे। ये ना रिस्क फ्री है, ये बस यहाँ पे चेंज कर लेना, रिस्क फ्री है, ठीक है? RF इंटरनल रेट बोला है, ये RF आपकी आपकी सुविधा के लिए, ठीक है? बस और कुछ नहीं है, अलग अलग ईयर में दिया हुआ है, ठीक है? आपको निकालना है, ठीक है? आप 30 तक 31 यहाँ तक करोगे, ठीक है? यहाँ तक करोगे, पहले ये सारे नोट कर लो, सारे करोगे, कोई दिक्कत होगी तो मेरे से बात करोगे, ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत ही नहीं है। कौन कौन सा होमवर्क दिया है एक बार फिर से बोल देता हूँ, 27 दिया है, 28 दिया है, 29 दिया है, 30 दिया है, 31 दिया है। और कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि नहीं सर आप ये प्लीज एक बार करा दो, मेरे को क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताओगे, फिर मैं उसको कराऊंगा। अगर हो गया तो ठीक है, इससे नेक्स्ट लेवल का CAPM से कोई सवाल नहीं आएगा। अब चलो, अब फुल सवालों पे चलते हैं, शुरू करते हैं। अब ये होमवर्क आप कर लोगे, अब शुरू करते हैं हम कुछ बड़े क्वेश्चंस। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है? इसके लिए कोई फंडा नंबर देने की जरूरत नहीं है आपको, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं पहले ही सिखा चुका हूं, ठीक है? पहले ही अपन ने शुरुआत ही यहीं से करी थी चैप्टर्स की, ठीक है? फिर भी, और अब वक्त आ गया है आपका बाहुबली की तरह सोचने का। बाहुबली, ठीक है? वीडियो याद है ना? बाहुबली की तरह सोचो, कहीं कहीं ऐसे पिन पॉइंट्स आएंगे जहां आपको उसी तरह से सोचना पड़ेगा, और बाकी कुछ नहीं है, बहुत इजी एरिया है। मैंने पहले ही कहा था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द इजीएस्ट टॉपिक, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर, और जो छोटी मोटी बातें हैं वो प्रोसीजरल बातें हैं। आप समझो मार्केट को, इंडस्ट्री को, स्टॉक एक्सचेंज को, शेयर स्टॉक, उनके प्राइसेस के मूवमेंट को, आपको बातें समझ में आएंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 2 ही बात याद रखनी है, क्या दिया और क्या मिला। जो दिया और जो मिला उसके बीच से ही कॉस्ट निकल के आती है, और कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो अब ले लो जरा फंडा नंबर, और इस पे करेंगे अब हम कंपोजिट बड़े वाले क्वेश्चन। फंडा नंबर 25, WACC, ऐसा लग रहा है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नाम हो। वेटेड एवरेज
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। अब यहां पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, किसी भी चीज का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का मतलब क्या है, कुछ नहीं, या तो मार्केट वैल्यू, ध्यान से सुन लो, अभी अभी आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। वैसे शुरुआत में ही फर्स्ट सेशन जिस दिन लगाया था उसी दिन वेट्स निकालना और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना आपको सिखा दिया था। आपको प्री कंडीशन के तौर पे क्या चाहिए होंगे, या तो मार्केट वैल्यू दी हुई होगी, या तो बुक वैल्यू दी होगी, या टारगेट वेट्स होंगे। तीन टाइप के वेट्स आपके पास होंगे, तो इनके बेसिस पे आप क्या निकालोगे, वेट्स। और वेट्स कैलकुलेट करना आपको आता है। बेस्ट वेट कौन सा है सर, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा ना मैं उसके हिसाब से चलूंगा। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, टारगेट फर्स्ट, मार्केट सेकंड एंड देन बुक वैल्यू। हमारे हिसाब से जो क्वेश्चन कहेगा, जो आईसीआई कहेगा, माई बाप नो डिस्प्यूट, जो वो बोलेगा वैसा ही कर देंगे, ठीक है। इस लफड़े में नहीं जाएंगे, वो सीखने की बात थी तब सिखा दिया था। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, वेट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ कैपिटल, ठीक है, इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डब्ल्यू डी के डी प्लस डब्ल्यू पी, अरे यार बोल कुछ और, डब्ल्यू पी के पी प्लस डब्ल्यू टी के टी प्लस, अगर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है तो, अगर ये इसकी जगह पे है तो कोई बात नहीं, प्लस डब्ल्यू आर के आर, वो निकाल देंगे। सर ये करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल आएगा, ठीक है, दैट्स इजी। करें, स्टार्ट करें, यस। तो सर क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। एक मिनट भाई, इसको क्या दिक्कत है, सज्जन को क्या परेशानी हो रही है भाई, एक सेकंड रुको यार, ये भाई को कोई प्रॉब्लम है, सॉरी, एक छोटा सा इंटरप्शन था एंड दैट इज फाइनल। चलो अब हम ना प्रॉब्लम्स के ऊपर चलते हैं, अपनी बुक के ऊपर चलते हैं, ठीक है, बुक के ऊपर चलते हैं। यहाँ से निकालो क्वेश्चन नंबर, आप ले लो, पहला क्वेश्चन लेते हैं, बड़े सवाल करने शुरू करते हैं। देखो 32 में कुछ भी नहीं है, 32 33 आप कर लोगे, कोई बात नहीं, ये सब छोटे सवाल हैं। 34 पे आ जाओ, वैसे ये भी बहुत इजी है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन करने की कोशिश करते हैं, आ जाओ। सर क्या है, पढ़ लेते हैं। देखो, अमर सीमेंट्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ दिल थाम के बैठो, अब स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा क्या करना है और कैसे करना है। अमर सीमेंट्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, मार्केट वैल्यू दी हुई है, बुक वैल्यू दी हुई है, कॉस्ट दिया हुआ है, गिवन, निकालना ही नहीं, वाओ, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती, खेलने में बहुत मजा आएगा। Equity share capital is this 80 and 120, cost of equity is equal to KE is equal to 18%. Preference share capital 30, 20 and cost of capital, preference share capital is 15%. And then you have fully secured debentures, that is 40, 40 and 14. Fully secured debentures हैं ये, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है इससे। Calculate the company's weighted average cost of capital, cost of individual source of capital is net of tax। ये लाइन दे दी, मतलब अभी टैक्स टुक्स बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी टैक्स काट के, मतलब जीएसटी चेप के है ये, ठीक है, ये टैक्स चेप के है, ये बात खत्म हो गई। अब क्या है, हमें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, बहुत इजी है, खुद से करो, स्टार्ट हो जाओ, आप खुद स्टार्ट करो, इस वीडियो को यहीं पॉज कर दो, पॉज करके फटाफट करके दो मेरे को, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। चलो पैरेलली मैं भी सॉल्व करता हूँ, पैरेलली आप भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 34। अब सर इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको स्टेप्स में बात करनी है। स्टेप नंबर 1 अभी मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप, अभी स्लो चलेंगे, कोई बात नहीं, बाद में एग्जाम में आप अपने आप फास्ट हो जाओगे। कैलकुलेशन ऑफ वेट्स, कैलकुलेशन ऑफ वेट्स के लिए कुछ नहीं, एक टेबल बनाइए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप लिखो कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिखो मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू वेट, बुक वैल्यू वेट्स, ठीक है। सबसे पहले तो वेट ही निकालना एक अपने आप में गुड जॉब, नॉट अ बैड जॉब, तो करो
फटाफट करो। प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आई नो कि खींच खांच के भी अपन तैयार कर सकते हैं, बट एट दिस मोमेंट वी नीड टू फोकस ऑन एवरी गुड एस्पेक्ट, एवरी एस्पेक्ट दैट इज गोइंग टू सपोर्ट अस। ठीक है, चलो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सॉरी यार, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मैं। कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस एंड फुल्ली सिक्योर्ड डिवेंचर्स 80-30-40 एज पर मार्केट वैल्यू। इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस कैपिटल एंड फुल्ली सिक्योर्ड डिवेंचर्स। ठीक है, रुपी कितने लैक्स में है क्या? कुछ भी नहीं लिखा, रुपी 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 लिखा है सिर्फ। 80-30-40, 80-30-40 एंड बुक वैल्यू कितनी है? 120-20-40, 120-20-40। चलो वेट्स निकाल लो आप फटाफट, आप निकाल के दिखाओ कितना आएगा वेट। 80 बाय टोटल कितना है ये? 150, तो इसका तो 0.2 आएगा, इसका तो इतना आएगा, इनके तो लंबे जाएंगे। 80 बाय 150, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था। 333, मैं 4 डिजिट तक ले रहा हूँ। देन 40 बाय 150 इज इक्वल टू 0.2666, 1 आना चाहिए ये टोटल। ठीक है, इसी तरह से बुक वैल्यू पे ले लेते हैं 140 40 180, 120 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू 0.66667 वॉट एवर। 20 बाय 180 इज इक्वल टू कितना है? 0.1111, और दूसरे वाले का कितना होगा? ऑब्वियसली 2222 होगा। 40 डिवाइडेड बाय 180 करके देख लेना चाहिए, 0.2222। this is what it is going to be weights. Now your book value weights and your market value weights are ready. What you have to do is आपको देना है कैलकुलेट द कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो किस पे? दोनों पे, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों पे, या सिंगल पे निकालना है? दोनों पे निकालना है। ठीक है, तो एक और स्टेप इसके बाद लेंगे, स्टेप नंबर 2, calculation of weighted average cost of capital at market value and book value both एक ही टेबल पे निकालेंगे। चलिए एक बढ़िया सा टेबल बना लीजिए फटाफट। एंड सर सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर, देन सर उसका वेट, सॉरी परसेंटेज लिखते भी चलो। दिस इज व्हाट इट इज, कैपिटल स्ट्रक्चर। then market value, no, KC, cost of capital, then market value weights, then cost of capital WACC at market value, then we can say book value weights, then WACC at book value। इस तरह से निकाल सकते हैं। कोई नहीं, एक आध टेबल बनाने में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, बाकी फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप टेबल रखे जाएंगे। जरूरी नहीं कि हम बुक के हिसाब से ही एज इट इज चले, अलग अलग। हम दो तरीके, या तो अलग अलग टेबल बनाएं, दोनों जगह वेट भी निकालें, सब कुछ निकालें, या हम वेट अलग निकालें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग निकालें। प्रेजेंटेशन अपना अपना है, पर तरीका दोनों सही है। चलो भाई, यहाँ इक्विटी, यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और यहाँ डिवेंचर्स। ठीक है, फुल्ली कन्वर्टिबल, सॉरी फुल्ली सिक्योर्ड डिवेंचर्स। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने को गिवन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था? 18 15 14, 18 15 14, ये परसेंटेज गिवन है। ठीक है, वेट्स आपके पास दिए हुए हैं, वेट्स आपने पहले कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे। 0.5333,
दूसरा है 0.2, 0.2667 या 666 कर लो, एक ही बात है, ठीक है। ऑलरेडी हम इतने लंबे वेट्स ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाग गए भाई? आंसर दूसरी तो वेटेड एवरेज, आप मल्टीप्लाई करो इनको इनके साथ, मल्टीप्लाई करके देखो कितना बनता है, कितना बनता है 9.60। ये वाला कितना आएगा 3%, ये वाला कितना आएगा 283 के आसपास, 3.73, ठीक है। इनको जरा ऐड करना तीनों को, कितना परसेंट आया? 16.33%। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 16.33%। एक आंसर है, बुक से मैच कर लेना। इसी तरह से बुक वैल्यू वेट्स लिखो आप, कितने थे बुक वैल्यू वेट्स भी हमने निकाले थे, 0.67, 0.11, 0.22, समथिंग लाइक दिस। और सर 6, 1, 8, 2, 10, ठीक है, 6, 1, 8, 2, 10, ठीक है। 6, 1, 7, 2, 9, 1, 10, 7, 1, 8, 2, 10, ठीक है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नाउ मल्टीप्लाई दिस 0.67 के साथ, कितना आया? 18 मल्टीप्लाइड 0.67, 12.06। सर 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.11, 1.65। सर 14 मल्टीप्लाइड बाय 0.22, 3.08। 16.79%, ठीक है। तो नेक्स्ट आंसर विल बी WACC एट बुक वैल्यू इज इक्वल टू 16.79%, ठीक है। ये दोनों आंसर आपको देने, आई होप कि आपका भी सेम ही आया होगा। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, स्टेप्स में सॉल्व करोगे, स्टेप्स में सॉल्व करोगे। मैच कर लो, पॉज करके एक बार मैच कर लो, ठीक है। बुक से भी मैच कर लो, अगर कोई डिफरेंस आता हो तो लेट मी नो, मेरे को लगता नहीं कोई डिफरेंस है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सर क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। कुछ क्वेश्चन पहले मेरे साथ लगाओ, फिर मैं होमवर्क दूंगा आपको, अभी नहीं, पहले आप कुछ क्वेश्चन मेरे साथ लगाओगे कूल होके। एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बहुत प्यार से पढ़ना क्वेश्चन को, जो बातें इंपॉर्टेंट होंगी अंडरलाइन करना, जो बातें हमारे काम की नहीं होगी उनको लीव आउट करेंगे, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज असेट्स ऑफ रुपीज 1,60,000, ठीक है, हैज बीन फिनांस्ड विद 52,000 ऑफ डेप्ट एंड 90,000 ऑफ इक्विटी, टोटल 160 में 52,000, ये क्या चक्कर है, अच्छा सॉरी, एंड जनरल रिजर्व 18,000, ठीक है, अच्छी बात है, 160 हो गया ना तीनों मिला के, ओके। जनरल रिजर्व मतलब रिटेन्ड अर्निंग, तो अपना कुल मिला के कितना है 50, डेप्ट इक्विटी क्या हो गई 52,000 डेप्ट एंड इक्विटी में आ गया 90 प्लस 18,000, ठीक है, क्लियर है। द फर्म्स टोटल प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट इन टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1988 वर इतना, ये था सर हमारा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट इन टैक्स। रुक जाओ, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब फॉर इक्विटी डिविडेंड के लिए यही बचा था हमारे पास, कितना टोटल 13,500, ठीक है। इट पेज 8% इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, मतलब बोरोड फंड्स 52,000 पे 8%, मतलब जो भी फंड था, जो भी फाइनेंस हमने डेप्ट से लिया था, डेप्ट का कॉस्ट क्या है 8% बोरोड फंड, एंड इन इट 50% टैक्स ब्रैकेट, मतलब 50% टैक्स काट के, तो बस उसमें लेस 1 माइनस टी होगा, ठीक है। इंटरेस्ट 1 माइनस टी, 50% है वो 1 माइनस टी, ठीक है। इट हैज 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, सेलिंग एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 120 पर शेयर, सेलिंग एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 120 पर शेयर। व्हाट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपका निकालना क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है साहब, ठीक है। और सर आपके सामने क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लीजिए ध्यान से। 90,000 इक्विटी है,
सेलिंग प्राइस, इसकी करंट सेलिंग प्राइस, करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू CMP इज 120, ठीक है। देन सर आपके पास इंटरेस्ट है तो KD निकालना आसान हो गया, KE के लिए भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। 900 इक्विटी शेयर्स हैं, वो भी क्लियर है। अब सर शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। इसका लो पहले स्नैपशॉट। और सर हमें अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है तो क्या चीज़ चाहिए होगी सर, हमारे को ये चाहिए होगी, ठीक है, 13,500। एक मिनट, 13,500, ठीक है, डन। सर हमें ना हमारी अर्निंग्स पता चल गई, डिविडेंड हमें पता चल गया कितना हमने देना है। द फॉर्म्स टोटल प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहीं से हमें EPS निकल के मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए ही पहले साइटेशन कर लेनी है, कहाँ से मेरी क्या चीज़ निकलने वाली है, ठीक है। अब वी आर रेडी टू सॉल्व इट। नाउ लेट्स गो टू द मेन पॉइंट। चलो आप सॉल्व करना शुरू करो। आप बताओ आप सबसे पहले इसमें क्या निकालोगे। आप जरा इस क्वेश्चन को, प्रॉब्लम नंबर 35 को स्टेप्स में बांटो। P35, ये इस टाइप का कंपोजिट प्रॉब्लम पहली बार कर रहे हो आप, इसको स्टेप में बांटो। सबसे पहले मेरा होगा स्टेप नंबर 1, मैं सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर वेट कैलकुलेट करूंगा, वेट्स कैलकुलेशन। पहले मैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्लियर करूंगा, मेरे पास है क्या, मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या। देखो सबसे पहले मेरे पास डेप्ट है, डेट है। डेट कितने का है सर, अमाउंट बताइए सर। डेट की वैल्यू कितनी है आप बताइए, कितनी थी, 52,000 सर, 52,000 हमारे पास डेप्ट है, 52,000 की डेट है। आंसर इक्विटी कितने की है सर, इक्विटी के दो पार्ट हैं, एक इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल बताओ सर कितना है सर, इक्विटी कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है सर, 90,000 और 1,800। सो 90,000, थोड़ा इसको स्पेस ले लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता, आपको थोड़ा ब्रेकअप भी शो हो जाता सर। 90,000 प्लस 18,000, 1,08,000 हो गए, 1,60,000। अब सर वेट बताना दोनों का, जरा ब्रेकअप करना। 52,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, 0.325 वेट्स। आप भी होप कि ऐसे ही कर रहे होंगे, स्टेप 1 स्टेप बाय स्टेप चलोगे। 0.325 बचा कितना, 0.675, isn't it, is equal to 1. This is my weight. Now going back to the point, सर हमारे पास इक्विटी है 90,000 की। अब हम सर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं पहले। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, यहां अर्निंग्स मेथड है, बोलो यस और नो। तो यहां पे एक छोटा सा नोट लिख देना, एज पर अर्निंग्स मेथड या अप्रोच, बोलो यस और नो। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, सारे बच्चे इसको लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, ठीक है। आप बताओगे कि कैसे आपने कैलकुलेट किया। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें क्या लगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें लगा कि सर हमें 13,500 की अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दी हुई है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग अपने को पता है, तो अपन EPS निकाल सकते हैं, बोलो यस और नो। और EPS के बाद सर अपने को ये भी पता है कि सर हमारा EPS 1 जो आज के एंड में जो भी आएगा, और हमें ये भी पता है सर कि 120 पर शेयर हमारा करंट मार्केट प्राइस हमें पता है। तो EPS बाय CMP या मार्केट प्राइस MPS हम डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल जाएगी, ठीक है, मिल जाएगी ना, बोलो यस और नो। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं सर। लेकिन सबसे पहले सर अर्निंग पर शेयर निकालो, तो सर निकालिए, EPS इज इक्वल टू 13,500 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 900 इज इक्वल टू, करके देखो, 15। EPS इज 15, अर्निंग पर शेयर इज 15। नाउ KE इज इक्वल टू EPS अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू, बोलो
15 डिवाइडेड बाय, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, अर्निंग प्राइस अप्रोच है, एकदम सीधा, नो ग्रोथ नथिंग। देखो भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है ना, जो आपकी पहले की लर्निंग है, परपीचुअल है ये, ठीक है पूरी। एंड एमपीएस कितना है सर, 120 रुपी। बताना सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आई, 15/150 नहीं 20 इज इक्वल टू 12.5%। ठोको ताली। मिल गया क्या तुम्हें, पहला पहला आंकड़ा तुम्हें मिल गया जो तुम्हें चाहिए होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए। अब बेटा करो स्टेप नंबर 3, अब निकालो केडी, कैलकुलेशन ऑफ। ऐसे रख, एक बात ध्यान रखना, ज्यादातर लोगों को ना मजा आता है फटाफट कैलकुलेटर पे ऐसे ऐसे किया और बेटा यहाँ लिख दिया, ये अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं तो कभी नहीं, फिर बाद में जाके एग्जाम में प्रॉब्लम खड़ी करोगे, ठीक है, ये गलती नहीं करनी। केडी, कैलकुलेशन ऑफ केडी, बताओ केडी की कैलकुलेशन क्या होती है। केडी इज इक्वल टू व्हाट, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, आई 1 माइनस टैक्स। पूछो ऐसा मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों दिया, क्योंकि एट पार है ना। देखो ना तुम्हारे क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन किधर है, क्वेश्चन हमेशा बुक दिखती है, ऐसा लगता है बुक में देखो क्वेश्चन, आदत सी पड़ी है। देखो यहाँ पे देखो, इतना डेट है एंड इतना 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 रिजर्व है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द इतना, 8% इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड एंड इज इट 50% द टैक्स ब्रैकेट, और कोई बात ही नहीं है ना, एट पार है तो कुछ नहीं करना, 8% 1 माइनस टैक्स, सो क्या होगा 8.5 इज इक्वल टू 4%। बोलो यस और नो। यहाँ के डी परसेंटेज में सीधा निकल गया आपका 4%, ये भी पता चल गया। अब स्टेप नंबर 3, अब करना ही क्या है यार, स्टेप नंबर 4, अब निकालो वेटेड एवरेज कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आसान हो गया गुरु, अब एक टेबल बनाओ, टेबल बनाओ फटाफट, ठीक है, यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर डालो, और यहाँ पे तो कोई है ही नहीं ना, जो वैल्यू दी हुई थी क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, यहाँ मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, हमें अलग से कुछ बोला ही नहीं, हमें बोला जी ये वैल्यू आपको हमने दे दी है, अब आप जो गिवन है उस पे निकालना है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर, अमाउंट, उसके बाद वेट्स, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिविजुअल, और उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यही होगा। डन। चलो कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी से शुरू करते हैं। डेप्ट, इक्विटी है 1,08,000, अमाउंट रुपी, और दूसरा है 52,000, क्या ही दिक्कत है। वेट्स आपको पता है 0.325, तो 0.675 वेट्स। केसी, के ही बताओ, के कितना था 12.5%, और डेप्ट का बताओ 4%। सर मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी फटाफट, नो टाइम, 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.675, आई होप कि आपका भी यही निकला होगा, 8.4375, 8.4375। भाई अगर थोड़ा सा डेसिमल में जाता हो तो ले लिया करो। लास्ट क्वेश्चन में तुम्हें याद होगा बुक का आंसर 0.78 था, मेरा 79 आया था, 0.79 आया था, वो क्योंकि मैंने थोड़ा सा डेसिमल में 2 ही पे निपटा दिया था, 4 तक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और सर 0.325 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1.3, 1.3000 कुछ भी नहीं। सर बताइए टोटल कितना हुआ, प्लस 8.4375 इज इक्वल टू 9.7375, 9.74। अब कर सकते हो 7375 को, अब कर दो 9.74%। बोलो यही आंसर है क्या, बोलो ठोक के बोलो जरा, यस और नो सर। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यही है क्या सर। इसमें जो भी नोटिंग करनी है ना एक बार फटाफट नोट कर लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। सर स्टेप बाय स्टेप करना है आपको, धरती इधर से उधर हो जाए, आप इधर से उधर मत होना, क्योंकि आपको चीते की चाल बाज और बाज की नज़र पे भरोसा करना है। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 37, ठीक है। भाई थोड़ा सा मेरा गला चोक हो रहा है, कोशिश करना मैं कम ही बोलूं और काम ज़्यादा करूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ।
द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली ट्रेडर्स लिमिटेड एज ऑन 30th March 2018 इज एज फॉलोज। देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन है। इक्विटी कितना है, 100 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है, एट द रेट 10 है, ठीक है, 10 करोड़। एंड रिजर्व कितना है 12, तो हमारा टोटल इक्विटी कितना हो गया 12 करोड़ हो गया, ठीक है सर। और डिवेंचर्स कितने हैं सर, 14% डिवेंचर है 100 ईच के, तो सर एकदम नेट है ना, ये एट पार है 3 करोड़, तो 15 करोड़ टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर हो गई, जिसमें 12:3 है। मतलब अगर मोटे मोटे तौर पे लगाएं तो 1:5, राइट, नहीं 1:4 का रेशियो हो गया। ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2018, ध्यान से सुनना, ईयर एंडेड अंडरलाइन कर लेना, आपको दिक्कत नहीं तो होगी। कंपनी इज टू पे इक्विटी डिविडेंड ऑफ 20%, मतलब EPS नहीं, DPS, डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 2018, तो ये वाला लेंगे ना अपन कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। यस सर, ये चीज़ अंडरलाइन कर लेना आप, 20% है, मतलब 20% किसका है, जो भी इसका इक्विटी शेयर का जो भी प्राइस है 10 का 20% ₹2 हो गया। एज द कंपनी इज अ मार्केट लीडर विद गुड फ्यूचर, डिविडेंड इज लाइकली टू ग्रो बाय 5%। फर्दर ये डिविडेंड ग्रो भी करेगा, तो अगेन के कैलकुलेट करने के लिए 5% ग्रोथ, मतलब डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है, ये ध्यान से सुन लो, डिविडेंड प्लस ग्रोथ, ये ध्यान, ये नोट करने की चीजें हैं, ये सब क्वेश्चन रीड करते समय ऑन द स्पॉट, ताकि ये पॉइंट अपना कभी गलत ना हो। द इक्विटी शेयर्स आर नाउ ट्रेडेड एट ₹80, CMP 80 दिया हुआ है, ठीक है, तो अपना के निकालने के लिए अपने को मार्केट प्राइस मिल गई। शेयर ऑन स्टॉक एक्सचेंज जहां β1 है। इनकम टैक्स, बीटे से कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 50%। करेंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए, रुक जाइए, ए पे ही टिकिए, ए से बाहर मत जाओ, ठीक है। जैसा मैंने पहले क्वेश्चंस में कराया था, आपको कैसे कराया था, आप उसी अप्रोच से यहाँ भी करो, जो हमने पहले अप्रोच फॉलो किया था उसी अप्रोच से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप लीजिए, क्या लगता है आपको, प्रॉब्लम नंबर 36, क्या अप्रोच होना चाहिए सर। सबसे पहले हम स्टेप 1 करेंगे, क्या किया था स्टेप 1 में, वेट्स कैलकुलेट करेंगे। सर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इक्विटी कितने का है सर, 12 करोड़ है, और डेप्ट कितने का है, डिवेंचर्स कितने के हैं सर, 3 करोड़ हैं, टोटल कितना हो गया 15 करोड़ हो गया। बताओ सर हमारा रेशियो क्या हो गया सर, हमारे वेट्स क्या हो गए, वेट्स हो गए सर 0.8.2, बोलो यस और नो, इज इक्वल टू 1। क्लियर है ना, ठीक लगाया क्या मैंने, हाँ ठीक लगाया। चलो स्टेप 2 में क्या करोगे, इस क्वेश्चन में स्टेप 2 में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन ऑफ केई। अब बता दो कैसे होगा, केई इज इक्वल टू वॉट, DPS1 डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस, यही है ना, कोई दिक्कत, नो सर दिक्कत है, प्लस जी है, बोलो यस और नो। फॉर्मूले पे चलो वापस, अब सर इसमें तो क्या ही फॉर्मूला है, परपेचुइटी विद ग्रोथ वाला फॉर्मूला है, तो सर कितना हो गया 2% ऑफ 10, तो सर ₹2 डिवाइडेड बाय CMP कितना है सर, मार्केट प्राइस कितना है 80, ट्रेडिंग एट 80, डिवाइड बाय 80 प्लस 0.05, कर लो भाई, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। 2/80 इज इक्वल टू इतना प्लस 0.05 इज इक्वल टू 7.5, ठीक है, 7.5%, डन है क्या, एक निकल गया के। अब स्टेप नंबर 3 में आ जाओ, KD निकालो, कैलकुलेशन ऑफ KD, टेल मी KD कितना होगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, यही क्या, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, तो इंटरेस्ट कितना है 14%, 1 माइनस टैक्स कितना है 50%, तो इंटरेस्ट इंटू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स इज इक्वल टू 14 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 7%, कोई दिक्कत, तो ये दोनों निकल गए। अब बताओ स्टेप नंबर 4, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आप कैलकुलेशन करने वाले हो, ठीक है। अब ये टेबल आप बना के करो, फटाफट करो, ये आप करो, ये आपकी ड्यूटी है। इससे मैं आगे चलता हूं,
ठीक है, और करके मुझे बताना एग्जैक्ट क्या आया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना परसेंट आया। ऑब्वियसली अपने पास इक्विटी कितने की है, 12 करोड़ की है, डेट कितने का है 12 करोड़, ये क्या लिखा 128 लगेगा, 12 करोड़, डेट कितने का है 3 करोड़, वेट क्या है 0.8 0.2, अरे 4:1, ये क्या किया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, रेशियो क्यों लगाना। अच्छा इसके रेट्स क्या हैं, केसी क्या है, एक का आया है 7.5, एक का आया है 7, करो करो यहाँ पे कैलकुलेट करो, ये दोनों दे के यहाँ टोटल मेरे को दो, ठीक है ये आप कर लो। अब चलते हैं हम सेगमेंट बी की तरफ, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहाँ पे अपन रुक गए थे, ठीक है ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको करना है बहुत अच्छे से, ध्यान से सुनो। द कंपनी हैज प्लान्स टू रेज अ फर्दर 5 करोड़ बाय वे ऑफ टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन ले रही है 5 करोड़ का, अच्छी बात है। इसका इंटरेस्ट रेट क्या है 16%, तो इसका भी कॉस्ट पहले ही बता दिया, 50% टैक्स चिपका के, मतलब 1 माइनस टी इसका भी होगा, तो के टी निकल जाएगा क्या, कोई बात नहीं। व्हेन दिस टेक्स प्लेस द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू 50 रुपी पर शेयर। ऑब्वियसली ना, जब तुम कर्जा लोगे तो मार्केट के सेंटिमेंट अगेंस्ट जाएंगे, बीटा की फ्लक्चुएशन होगी और तुम नीचे जाओगे, तो नीचे गए मतलब 50 रुपए, तो इसका मतलब के ई नया डिफाइंड होगा क्या, बोलो यस और नो, के ई नए तरीके से निकलेगा क्या, क्योंकि पहले आप 80 से डिवाइड कर रहे थे, अब आप 50 से डिवाइड करोगे, रेस्ट विल रिमेन द सेम, ग्रोथ सेम रहेगी। व्हाट विल बी द न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू द कंपनी, निकालो निकालो निकालो, स्टेप नंबर 5 यहाँ पे। अब स्टेप नंबर 5 क्या, बी का आंसर, सबसे पहले मुझे के ई निकाल के दो, के ई निकाल के दो, 2/50 प्लस 0.05, बोलो कितना कितना कितना, 2/50 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 0.09, 9%, सही निकाला क्या मैंने 9%, बोलो यस और नो, या गलत निकाल दिया। सर के डी आपके पास है 7%, ये तो सर गिवन है ना, पीछे कैलकुलेशन किया था, के टी निकालो, व्हाट इज के टी, के टी टर्म लोन का कितना था 16%, 16 1 माइनस टैक्स इज इक्वल टू 8%, टैक्स कितना था 50% टैक्स था, तो 8%। अब आपको तीनों रेट्स मिल गए 9 7 एंड 8। अब मेरे को ना न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर पे आप वेट्स निकाल के दिखाओ। न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है आपका, सर इक्विटी है कितने का 12 करोड़ इन करोर्स, 12 करोड़। सर आपके पास डेप्ट है कितने का 3 करोड़। अब आपके पास टर्म लोन है कितने का 5 करोड़। अब सर इसके वेट्स क्या हो गए, वेट्स अलग हो जाएंगे ना, आप वेट्स निकालो यहाँ पे, फिर कॉस्ट ऑफ, कोई बात नहीं, यहाँ पे केसी दो, इसका है सर 9%, इसका है सर 3 का है सर 7%, और इसका है सर 8%, ठीक है सीक्वेंशियल ऑर्डर में ले सकते हो। वेट्स वेट्स चेंज होंगे बॉस, अब 20 से करेंगे, 12 बाय, ये कितना है 5 3 8 2 10 20, 12/20 इज इक्वल टू 0.6, 8/20 0.4 है, 5/20 0.25, कितना बचा 0.15, ठीक है ठीक निकाला क्या सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो और यहाँ टोटल करो, एंड दिस विल बी योर न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, करके मेरे को फटाफट व्हाट्सएप करो। रुक गया मैं यहाँ पे, ठीक है अभी क्लियर हो गया। इस टाइप के सम भी कर सकते हो, इजी लगे ना, क्या लगे के ई के डी के टी, बस सारे फॉर्मूले, सारे जो फंडे पीछे 25 फंडे सीख के आए हो वो सब इधर लगाने हैं, बात खत्म। तो इसकी नोटिंग कर लो, जो जो चीज़ आपकी बची है और जो कैलकुलेशन छोड़ा है वो आपने करनी है बॉस, वो मैंने नहीं करनी। आपका 8.54 के आसपास, सॉरी 8.45 आएगा कुछ यहाँ पे, और ऊपर वाले का 7.4 आएगा, मतलब मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, यहाँ पे 7.4 आना चाहिए और यहाँ पे 8.45 आना चाहिए, 8.45% आना चाहिए, ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप जरा नोटिंग कर लो, एक तो यहाँ पॉज करके नोट करो ये वाला पेज, स्टेप 1 2 3, देन 4 एंड 5, 4 एंड देन बी का स्टेप 1 2 3 एंड 4, जस्ट नोटो एंड विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो ना ये सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं,
ठीक है, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। अभी 3-4 और पास्ट ईयर के क्वेश्चन करेंगे, सब पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, अलग अलग ब्रैकेट्स में फिट होंगे, डजंट मैटर। ठीक है, इसी के आसपास के क्वेश्चन होते हैं, बस छोटी छोटी चीजें होती हैं, सिंगल लाइनर होते हैं, उनको ध्यान रखना होता है, वहीं गलती होती है और बच्चे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी था, क्वेश्चन नंबर 37, 36 किया ना हमने, 37 पे आ जाओ। गुड क्वेश्चन, करो इसको, ये भी पास्ट ईयर का 2017 का शायद आया हुआ क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ ओटीसी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2017। ठीक है, इक्विटी गिवन है 400 lakhs, 12% डिवेंचर 400 lakhs, 18% इंटरेस्ट, 18% इंटरेस्ट टर्म लोन 1200 lakhs। मतलब सर इन दोनों के तो केडी एंड केटी तो गिवन है, राइट, अभी तक तो गिवन है, के ही आपको पता करना है। देखते हैं। ए, determine the weighted average cost of capital of the company. It has been paying dividends at a consistent rate of 20% per annum, per annum 20% दे रहा है, नो राइडर नो लफड़ा, एट पार है, 100 पे 20%, 20/100 20% ही होगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आपको पता है। ठीक है सर, इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, स्ट्रेट निकाल दे सीधा एकदम। पहले इस पे काम करते हैं, फिर लौट के आते हैं, फिर लौट के आते हैं दूसरे इसके पार्ट्स पे। एक बार में सारे नहीं करने का, पार्ट 1 पहले करने का, फिर लौट के आते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर कितना था बताना, प्रॉब्लम नंबर 37। ठीक है जी, तो सर पॉइंट नंबर 1 सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सिंपल। और वो क्या था सर, कुछ भी नहीं था मालिक, बहुत ही इजी था, एकदम खेलने लायक सवाल बनाया आईसीआई ने। सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर रख देना, छोटू सा है, देन आप इनके अमाउंट रख देना, देन आप इनके परसेंटेज लिख लेना, देन इनके वेट्स लिख लेना, और उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी, और क्या आएगी, और यहाँ टोटल कर देना। यही टेबल बनेगा ना सर, ये चीज़ तो फॉर्मेट एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए सर। इधर कैपिटल स्ट्रक्चर, इधर अमाउंट, इधर केसी परसेंटेज में। ठीक है साहब, उसके बाद सर वेट्स, सॉरी नहीं ऐसे भी चलेगा, लेकिन अच्छा रहता कि वेट्स पहले कर लेते हैं ना, निकालना अच्छा रहता है, WEIGHTS। इधर सर केसी परसेंटेज में, और सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत सिंपल, करो खुद से, पॉज करके खुद से करो, कुछ भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत ईजी है। नेक्स्ट पॉइंट्स में देखेंगे क्या है, इक्विटी, डिवेंचर्स, टर्म लोन। इक्विटी कितना पूरा लिखेंगे आप एग्जाम में, इक्विटी डिवेंचर्स इतना जो भी है, अमाउंट कितना 400 lakhs, यहाँ लिख देना इन लैक्स। ठीक है, 400 एंड 1200, एम आई राइट, 1200 टू कुल मिला के 2000। तो करना 0.2 एंड 0.6। ठीक है, ठीक लगाया मैंने। केसी बताना कितना था, 20%, इधर दूसरे वाले का था क्या था, है 12% एंड 18%, 12% एंड 18%। अब करना 2.4 एंड 10 पॉइंट, निकालो ना यार, 10.08, 18 इंटू 0.6, हाँ 10.8, सॉरी 10.8 करना यार इसको, 6.4, 17.2%, राइट। ये है ना आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, निकल गया 0.1 का। ये तो इजी था, इसमें तो कुछ था ही नहीं सर, ये तो खुद भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक, ध्यान से सुनो, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ ₹100 पर शेयर इज ₹160। बस इतनी सी बात है। तो इसका इंपैक्ट कहां पड़ने वाला है, डिविडेंड चेंज हो जाएगा, 20% पहले था एट पार पे तो कोई दिक्कत नहीं थी,
अब हमारा के क्या हो जाएगा, डिविडेंड तो सेम रहेगा ना, नहीं, बट डिवीजन जो है जिससे डिवाइड कर रहे थे बाय द करंट मार्केट प्राइस, दैट विल चेंज फ्रॉम 100 to 160. सो माई के विल बी न्यू के. तो पॉइंट नंबर 2, के इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 160. ग्रोथ तो नहीं था ना इसके अंदर, बताना कितना होगा, 12.5%. मतलब यू मीन टू से सर ये स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस यहां पे 20 की जगह 20 की जगह 12.5 हो जाएगा. अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा. आप यही टेबल दोबारा बनाओगे, बोलो यस और नो, और दोबारा बना के यहां पे क्या करोगे, मैं यही चेंजेस कर रहा हूं, यहां पे आप 20 की जगह क्या कर दोगे, 12.5 कर दोगे. ठीक है, आई होप कि तुमने ये पहले नोट कर लिया होगा. मैं यहां पे एक सब क्लॉज 2 लिख देता हूं, बस ये आपका चेंज हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, टू 2.5 हो जाएगा 4 की जगह पे, 1.5 यहां से घट जाएगा. $15.7 हो जाएगा. 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 15.7. बोलो सही है क्या, चेक करो जरा एक बार मॉड्यूल को, बोलो यस और नो. इतने सा चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर. आई होप कि यू हैव रिजॉल्व इट, यू हैव डन इट. चेक कर लेना एक बार. क्वेश्चन नंबर 37 का सी आ जाओ. डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ इनकम टैक्स ऑन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर बोथ केसेस. मतलब ए एंड बी दोनों में. अब ऐसा सोचो कि तुम्हें 40% टैक्स लगाना है, तो जैसे ही 40% टैक्स, पोस्ट टैक्स अगर हम बात करेंगे तो डिवेंचर एंड टर्म लोन पे, इन दोनों पे इंपैक्ट आएगा. इस पे क्या इंपैक्ट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा. केस ए, ध्यान से सुनो, केस ए के अंदर इक्विटी कितना रहेगा, 20%, और केस बी के अंदर इक्विटी का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 12.5. ठीक है, और ये दोनों के पोस्ट टैक्स आ जाएंगे, दोनों के पोस्ट टैक्स आ जाएंगे, और दो कैलकुलेशन और होगी. चलो इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 3 लिखो, पोस्ट टैक्स कैलकुलेशन ऑफ केडी एंड केटी. सबसे पहले तो ये दोनों की पोस्ट टैक्स कैलकुलेशन कर लो. तो अब बताओ केडी इज इक्वल टू हाउ मच, केडी इज इक्वल टू नथिंग बट 12% लेस टैक्स. तो सर 12 1 माइनस टैक्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 इज इक्वल टू 7.2%. तो 12 की जगह अब 7.2% आपके टेबल में दिखना चाहिए दोनों केसेस में, ए एंड बी दोनों केसेस में. कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों केसेस में अलग अलग रहेगी. ठीक है, के ई इन केस ऑफ ए इट विल बी 20% एंड के ई इन केस ऑफ बी इट विल बी 12.5%. ठीक है, चलो अब के टी इज इक्वल टू हाउ मच, के टी कैसे निकालोगे भाई. तो सर 18% पोस्ट टैक्स, 18 1 माइनस टी इज इक्वल टू 18 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 10.8%. 10.8%. डन है, ये दोनों चेंज हो गए, ये दोनों पुराने वाले रहेंगे. और इस पे अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. केस ए, केस ए का पहले निकालो, केस ए का पहले निकालो. वेट सेम रहेगा, वेट में नो चेंज. तो क्या हम इस तरह से निकाल सकते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू के ई डब्ल्यू ई के डी डब्ल्यू डी प्लस के टी डब्ल्यू टी. बोलो यस और नो. ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल दो, निकल आएगा. बताओ के ई कितना है, पहले है 20 मल्टीप्लाइड बाय कितना है, वेट कितनी है, वेट 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 यहाँ से ले लो ना पुराने वाले में से, 0.2 0.2 0.6 0.2 प्लस के डी
डी अभी निकाला था, के डी 7.2 इंटू 0.2 प्लस के टी 0.6 नहीं 10.8 इंटू 0.6 इज इक्वल टू, अब करके भाई बताओ ये कितना आया। हाँ हाँ बताओ, फटाफट बता दो आप कैलकुलेट करके, यहाँ फाइंड आउट करो। 4 प्लस 1.44 प्लस 10.8 multiplied by 0.6 is equal to 6.48। 11.92। यही है क्या केस 1 में, और केस बी में क्या हो जाएगा ये आपको कैलकुलेट करना है। बस के ई डब्ल्यू ई चेंज होएगा, बाकी ये दोनों सेम ही रहेंगे, ये दोनों सेम रहेंगे, बस यहाँ पे आपका एक चेंज होगा। करके इसको भी कैलकुलेट करो। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। कुछ चीज़ें आपको खुद करनी है, पॉज करके पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके फिर आगे जाएंगे आप। बिल्कुल यहाँ से बिना वो किए हुए आगे नहीं जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू? किसी को कोई नोटिंग करनी हो प्लीज नोट कर लो, और जो सॉल्यूशन करना हो वो भी कर लो। बस इतना ही था क्वेश्चन नंबर 37।